फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो एविडेंस है वो है फॉसिल्स। फॉसिल्स जो हैं ये हार्ड पार्ट होते हैं लाइफ फॉर्म्स के जो कि रॉक्स में मिलते हैं। ठीक है, रॉक्स में सेडिमेंट होते हैं ये। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंटेशंस। ठीक है, ओवर वन द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, और डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट कंटेन करती हैं फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो ऑर्गेनिज एक्सटेंट हो गए हैं लाइक डायनासोर, इनके फॉसिल्स हमें मिलते हैं इनमें रॉक्स में। ठीक है, तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर्स इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल पीरियड इन विच दे एक्सिस्ट। ठीक है, जिस लेयर में वो पाए जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि ये उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे। जो ज़्यादा नीचे होगा वो ज़्यादा पुराना होगा और जो ज़्यादा ऊपर की लेयर पे होगा वो अभी उसमें सेडिमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो इस सारी स्टडी को हम कहते हैं प्लियोटोलॉजिकल एविडेंस। ठीक है, फिर उसके बाद एनाटोमी, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस शो करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया जो वेल्स, बैट, चीता और ह्यूमंस हैं, ये सारे मैमल्स, ये सिमिलैरिटी शो करते हैं इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ 4 लिम्स। ठीक है, बट इनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। इसका मतलब सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फिलेंजेस, ये अनदर एग्जाम्पल्स है। ये सब स्ट्रक्चरली तो सिमिलर होते हैं, ये भी डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं होमोलोगस। ठीक है, होमोलॉगी जो है ये बताती है कि जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन है इन सबके। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स, हार्ट्स और ब्रेन्स का, और है थॉर्न्स, टेंड्रल्स ऑफ बॉन्जनविला एंड कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलॉगी। ठीक है, होमोलॉगी इज बेस्ड ऑन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वेयर एज एनालॉगी जो है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती है। ठीक है, तो इसमें जो है मतलब स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा बट जो उनका फंक्शन है वो सेम होगा। तो ये इसकी एग्जैक्टली अपोजिट है। तो इसकी एग्जांपल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड्स, एक जैसी दिखती हैं पर इनका जो एनाटॉमिकली इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। तो एनालोगस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ मैमल्स। ठीक है, फिर एग्जांपल है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स। ठीक है, और स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है और पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये भी एनालॉगी का एग्जांपल है। ठीक है, फिर उसके बाद in the same line of argument, similarities in protein genes performing a given function among diverse organisms gives clues to common ancestors. ठीक, नेचुरल सिलेक्शन, तो ये ऑब्जर्वेशंस जो थी ये इंग्लैंड के हुई थी। तो उन्होंने बताया था जो कलेक्शन था मोथ का वो मेड हुआ था 1850s में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वहाँ पे जो वाइट विंग मोथ थे वो ज़्यादा होते थे ट्रीज पर एज कम्पेयर टू डार्क विंग मोथ्स। ठीक है, फिर उन्होंने बताया आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 में तो वहाँ पे डार्क विंग मोथ्स ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू वाइट विंग मोथ्स। तो इसका क्या मतलब क्या रीज़न था? तो ये देखो, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो बाग का कलर था वो थोड़ा लाइट था और जो ये हैं लाइकन्स जो होते हैं ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर इस पर लाइकन्स भी होती थी। ठीक, तो इसलिए ये कैमोफ्लेज होकर उस पर छुप जाता था, तो इसलिए इतना पता नहीं चलता था। बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइकन्स भी नहीं रहे वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन होता है, तो इस वजह से जो बाग का कलर है वो डार्क हो गया। तो वहाँ पे डार्क कलर ज़्यादा आने लगे ताकि वो वहाँ अपने आप को प्रेडेटर से छुपा सकें, तो इसलिए वहाँ पे वाइट विंग मोथ्स कम हो गई। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन। तो जो डार्विन थे उन्होंने अपनी जर्नी में वो गए थे गैलापागोस आइसलैंड, तो उन्होंने वहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटीज देखी थी डार्विन फिंचेस की। ठीक है, फिर उन्होंने देखा था कि डार्विन फिंचेस की बहुत सारी वैरायटीज थी सेम आइसलैंड पर। ठीक है, जो ओरिजिनल थी वो सीड ईटिंग थी बट
उनसे वो अलग अलग फॉर्म्स बन गई थी, जैसे कि उनकी जो बीक थी वो अलग अलग टाइप से डेवलप हुई थी। तो कुछ इंसेक्टिवोरस बनी थी, वेजिटेरियन फिंचेस थी, ठीक है। तो ये देखो आप, अलग अलग तरीके की बीक्स हैं, तो ये अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए थे इनके, ठीक है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होती है इवोल्यूशन की डिफरेंट स्पीसीज में एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया पर स्टार्ट होती है एक पॉइंट से, फिर वो रेडिएट करती है अलग अलग एरियाज पर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। तो इसका जो एग्जांपल है वो है डार्विन फिंचेस का, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, वो है ऑस्ट्रेलियन मार्शुपिल्स। जब एक से ज्यादा अडेप्टिव रेडिएशन एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में हो तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये डायग्राम है मार्शुपिल्स का, ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया की थी, अडेप्टिव रेडिएशन का। तो ये एक सिंगल से अलग अलग फॉर्म हो गई हैं, ठीक है। प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है, ये जो है प्लेसेंटा वॉल्फ और टेस्मेनिया वॉल्फ मार्शुपिल्स, ये सिमिलर एक जैसी दिखती है, ठीक है। ये आप देखो, ये डायग्राम है, ये प्लेसेंटल मैमल्स है, ये ऑस्ट्रेलियन मैमल्स है। जो मोल है वो मार्शुपिल मोल की तरह दिखता है, जो एंटीएटर है वो नम्बेट एंटीएटर की तरह दिखता है, माउस जो है वो मार्शुपिल माउस की तरह दिखता है, लैमर स्पॉटेड कशक्रीज, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लाइंग स्क्वेरल, फ्लाइंग फेरेंजर, फिर आपका बॉबकैट टेस्मेनियन टाइगर कैट की तरह दिखता है, वॉल्फ जो है वो टेस्मेनियन वॉल्फ की तरह दिखता है। तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक। तो डार्विन ने दिया था नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी वो, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी बताया था कि जो ज्यादा अपनी प्रोजेनी लीव करेगा वो ज्यादा सेलेक्ट होगा नेचुरल के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये 2 की कॉन्सेप्ट हैं डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के, ठीक है। फिर उसके बाद लेमार्क ने बताया था कि जो इवोल्यूशन है वो अकर होता है जिस ऑर्गन का हम ज्यादा यूज करते हैं और जिसका हम डिसयूज करते हैं ऑर्गन का, उसके थ्रू। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जिराफ का। टॉल ट्रीज पर जो लीफ थी, ठीक है, फिर उनके थ्रू जो उनकी नेक थी जिराफ की वो इलोंगेट हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने मतलब इस पर किसी ने भी ज्यादा बिलीव नहीं करा था। फिर उसके बाद है हमारा, इज इवोल्यूशन अ प्रोसेस और अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर एक प्रोसेस का रिजल्ट है, ठीक है। तो जब हम देखते हैं वर्ड की, जब हम स्टोरी सुनते हैं तो हम डिस्क्राइब करते हैं इवोल्यूशन को एक प्रोसेस की तरह, ठीक है। और जब हम लाइफ की स्टोरी पढ़ते हैं अर्थ पे तो हम देखते हैं कि जो इवोल्यूशन है वो रिजल्ट है प्रोसेस का, ठीक है। फिर थॉमस माल्थस ने डार्विन से इन्फ्लुएंस्ड होकर पॉपुलेशन पर वर्क करा। फिर उन्होंने वही नेचुरल सिलेक्शन का रूल बताया था और उन्होंने ये भी बताया था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन स्टेबल है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस। फिर उन्होंने बताया जो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा वो उतना ज़्यादा अपनी प्रोजेनी लीव करेगा, कंपटीशन है रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो मेंडल ने इनहेरिटेबल फैक्टर्स दिए थे, ठीक। फिर उसके बाद ह्यूगो डिवेरिस ने इवनिंग प्राइमरोज पर वर्क करा था, म्यूटेशन के बारे में बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो म्यूटेशन है वो रैंडम डायरेक्शनल लेस प्रोसेस है, ठीक है। फिर उसके बाद एक वर्ड है साल्टेशन। तो इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डिवेरिस बिलीव म्यूटेशन कॉज स्पेशिएशन एंड हैंस कॉल्ड साल्टेशन। साल्टेशन मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है।